mage hite duwe neriye numbe nage mage nenne hame hayavi sivevi। नमस्कार, मैं शुभम कुमार टॉक ऑफ द टाउन के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस पहले एपिसोड में एक ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं जिन्हें हम लैंग्वेज ट्रेनर कहें, मोटिवेशन का सुल्तान कहें, या कोविड के समय में, या ऐसे भी अक्सर जर्नलिज्म के सबसे ऊपरी स्थान पर विराजमान होने वाला इंसान कहे। चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे किसी और के परेशानी का समय, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हर एक सिचुएशन में इन्होंने लोगों की मदद की, न दिन देखा न रात देखा। तो आइए आप सभी की मुलाकात कराते हैं हम उस हस्ती से जिनका नाम है मिस्टर रजनीकांत सिन्हा। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत बढ़िया। और शुभम जी, आप तो खुद एक राष्ट्रीय स्तर के मॉडल हैं और काफ़ी अच्छे शोज हमने आपके साथ किए हैं, देखे हैं और कवर भी किया है, और अच्छा लग रहा है कि होस्ट की भूमिका में आप हैं। धन्यवाद सर। तो इससे अच्छा क्या होगा कि पहला शो और आप होस्ट कर रहे हो। जी सर। सर, इंटरव्यू का सबसे पहला सवाल मैं आप पर दागना चाहता हूँ कि इससे पहले आपने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था जिसमें आप बच्चों को अच्छी खासी अंग्रेज़ी की ट्रेनिंग दे रहे थे, लैंग्वेज कमांड करवा रहे थे, मोटिवेशन भी दे रहे थे, ऊपर बढ़ने का एक रास्ता ज़रिया भी बता रहे थे। तो क्या ऐसा हो गया कि आपने उस संस्थान को बंद कर दिया? ये सवाल दिल को छूने वाली है। ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था कि मुझे बंद करना है। 2007 में जब हम दिल्ली से वापस आए बिहार से, और जब हमने दिशा इंस्टीट्यूशंस का एक जब दिशा का नींव रखा गया जी, तो इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे आए और सभी को हमने ट्रेन भी किया। और 2008 या 9 का जो पीरियड रहा है, मेरे ख्याल से जो कैपेसिटी या जो कैलिबर हम बच्चों में ढूंढ पा रहे थे वो मिल भी रहा था। कुछ ऐसी बातें, हो सकता है ऊपर वाला कुछ और भी चाहता होगा इस मिनट पे, आपका दायरा थोड़ा सा बड़ा हो, आपकी बातें जो है वो कलम के माध्यम से आए। 2008 या 9 का जो सीजन रहा या जो समय रहा, फेज रहा, मुझे याद है कि दैनिक जागरण में अभी हमारे जो बॉस हैं प्रशांत सिंह, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, और इनफैक्ट उनसे मेरी मुलाकात 2007-8 के पीरियड में हुई थी। उस समय भूटान के प्रधानमंत्री आए थे और उनका मुझे न्यूज़ कवर करने का मौका मिला। ये जर्नलिज्म थोड़ा एक्सीडेंटल हो गया मेरे साथ। जब सुबह में हमने अखबार पलटा तो मेरे नाम से बाईलाइन था रजनीकांत, और मुझे आज वो हेडिंग याद है क्योंकि वो मेरी पहली खबर थी, बाईलाइन थी। 79 के बाद बदल गया बिहार, और उसके बाद से जर्नलिज्म में मेरी एंट्री हो गई। पढ़ाना मैंने कंटिन्यू रखा, मगर फिर थोड़ी व्यस्त और तमाम चीज़ें हो गई। और उसके बाद शहर में जो इंग्लिश का जो क्रेज हम ढूंढते थे, बच्चों के मन में जो एक ललक था, वो मुझे लगा कि कुछ घटने लगा है। शायद मैं इस जनरेशन के साथ फिट नहीं बैठ पा रहा था, और मुझे लगा कि मैं टाइम वेस्ट करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ देने आया था, शायद उनके लायक मैं नहीं था, फिर मैंने बंद कर दिया। तो सर, मैं ये मान लूँ कि आपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा था तो आपको पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा पत्रकारिता में आने लगा। आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि एक नया फील्ड, एक नई चुनौती, समाज को कुछ देना है, एक नई धारा, एक नई दिशा। और मेरे ख्याल से लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप स्वतंत्र होकर के सोशल मीडिया पे आप आ सकते हैं, अखबार में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ऐसे तमाम जो एक नयापन आप कर सकते हैं वो आप ढूंढ पाते हैं। और एक चुनौती, फिर मन लग गया। आपने सही कहा, जिस फील्ड में आप हैं अगर उससे आपको मोहब्बत हो जाए तो वो फील्ड आपके लिए फिर आपकी आखिरी मंजिल हो जाती है। वही पत्रकारिता के साथ हुआ, ये अब मेरी आखिरी मंजिल हो गई है। तो सर, वैसे जहाँ तक मुझे पता है शायद आप बिहार के ही जन्मे हैं, और बिहार में जन्म लेने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना संघर्षपूर्ण रहा आपका ये जर्नी? जो फर्स्ट स्टैंडर्ड तक की स्कूलिंग थी वो बिहार शरीफ से, फिर रामकृष्ण मिशन रांची, फिर डीएवी, फिर वापस
इसी मिट्टी में आए, ग्रेजुएशन तमाम चीज़ें हो गई। नौकरी भी इनफैक्ट मैंने 96 में मेरे ख्याल से इंटर के बाद ही शुरू मैंने किया था। और चूँकि मेरे फादर का बहुत ही रूलिंग बिजनेस था दवा का, और मुझे लगता है कि बहुत ही नाम रहा, जनरल सेक्रेटरी रहे दवा यूनियन के डॉक्टर रमाकांत सिंह, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरे ख्याल से उनके ही कहने पर जो तमाम चीज़ें होती गई, संघर्ष, जब तक उन्होंने कहा कि तुम सीरियस हो जाओ तब तक मैं सीरियस नहीं हुआ। जब इस दुनिया में नहीं है तो अब मैं सीरियस हूँ तो वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। तो संघर्ष तो वहीं से शुरू हो जाता है जब अचानक कोई लाइबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती है। जब तक आपके पास माँ बाप का सपोर्ट रहता है, राजा बाबू की तरह घूमते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चलो मैंने जो कमाया मैंने खर्च कर दिया। अब वही जो लाइबिलिटीज था वो अब संघर्ष में तब्दील हो गया। दिल्ली में था मैं, दिल्ली में भी मैंने बहुत काम किया है। लोगों को लगता होगा बहुत बड़े बाप का बेटा, ऐसा कुछ नहीं, पापा का बहुत अच्छा बिजनेस था। और जब दिल्ली गए तो वहाँ भी जब हम पहली बार किसी कॉल सेंटर्स के इंटरव्यू में गए थे तो उन्होंने भगा दिया था कि आप अपनी वॉइस एक्सेंट ठीक करके आओ, आपका ये है वो है। दिल्ली में भी फिर बहुत संघर्ष किया। फिर मैं NDPL नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, वो डोमेस्टिक कॉल सेंटर था, वहाँ पर मैंने काम किया। सुबह में चूँकि घर वालों को मैं बोलता था मुझे 20,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, और मिलता था 5500 रुपया। और उसके बाद सुबह में मैकडोनल्ड भी ज्वाइन कर लिया, चलो यहाँ भी कुछ सर्विस करके कुछ पैसा आ जाएगा। मगर घर वालों को कभी पता नहीं लगने दिया, नहीं तो फिर पापा कहते कि झूठ क्यों बोला। मगर मैं फील करना चाहता था कि जिस संघर्ष से पापा उठे, काफ़ी मेहनत किया उन्होंने जीवन में, मेरे रोल मॉडल हैं। तो फिर उसी हिसाब से मैंने भी शुरू किया। उसके बाद अच्छी कंपनी में नॉर्थ इंडिया मार्केटिंग हेड रहा। फिर मेरे जीवन में बहुत उड़ान आई, ऊंचाई आई। और 2007 में एक दिन पापा का फ़ोन आ गया कि बेटा अकेले मन नहीं लगता है और तुम्हारे बगैर अजीब सा लगता है। तो हमने बोला एक आप हुक्म करें। तो उन्होंने कहा वापस आ जाओ। तो मैंने नौकरी रिज़ाइन की और फिर बिहारशिप चलाया। तो मुझे आज खुशी इस बात की है, दुख तो हमेशा सालता रहेगा कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, और खुशी इस बात की है कि आखिरी स्टेज तक में मैं उनके साथ खड़ा रहा। जितना बन पड़ता है मैंने सेवा किया, जो एक बेटे का फर्ज होता है वो निभाने की कोशिश की। हालांकि वो कर्ज तो आप तोड़ नहीं सकते हैं। जब उससे उभरा तो 2020 में माँ गुजर गई। तो कुल मिलाकर के जो संघर्ष आप समझ सकते हैं, इससे बड़ा संघर्ष और जीवन में मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता है। मगर मैं कहूँगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे सुपर मॉडल हैं, रोल मॉडल हैं, और उनसे अच्छा कोई इंसान इस धरती पे भगवान भेज ही नहीं सकता है जी। और जो संघर्ष में एक कैरेक्टर में ऐड करूँगा, पापा मम्मी चाचा सभी लोग का सपोर्ट रहा है। मेरा दोस्त आसिफ, मैं उसका नाम नहीं भूल सकता, वो भी मेरे बचपन का दोस्त है। नजमी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सोनी, मोनू, टिंकू, और बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं दूंगा, लोग कहता है कि धरती पे भी भगवान मिलता है। और मुझे ये एहसास हुआ जब मेरे माँ और पापा दोनों चले गए, तो डॉक्टर सुनीति और डॉक्टर अरविंद सर का मैं ऋणी हूँ कि काफ़ी हद तक उन्होंने, काफ़ी हद तक क्या, एक माँ बाप की भूमिका में वो आ गए तो आज मुझे बहुत ज़्यादा कमी नहीं करती है। बहुत मदद किया इन लोगों ने, एक बेटे की तरह मानते हैं, तो उनका तो शुक्रिया कैसे। तो सर इतना संघर्ष, इतना सब कुछ ज़िंदगी में देखने के बाद, झेलने के बाद, एक अच्छा मकाम हासिल करने के बाद, आप पत्रकारिता को अपनी ज़िंदगी में कैसे देखते हैं और लोगों की ज़िंदगी में कैसे देखते हैं? तो देखिए, पत्रकारिता आज के समय का, जो आज के दौर में सोशल मीडिया काफ़ी टक्कर दे रहा है। और चूँकि हम लोग दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं, जितना संघर्ष आप अपने लाइफ में करते हैं उससे ज़्यादा संघर्ष आप लिखने में करते हैं। क्योंकि आपकी एक लेखनी जो होती है, जो आपका शब्द होता है, जो आपके विचार होते हैं, जो आपका संदेश होता है, वो डायरेक्ट समाज को जाता है। तो जब समाज में आप, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जब आप लिख भी पाते हैं, नहीं भी लिख पाते हैं। तो आज के दौर में बहुत ही संघर्ष है। लोगों को लगता होगा एक कॉलम है वो लिख दिया, उसको लिखने में बहुत सारी मेहनत होती है, और ऐसा नहीं है। मैं सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ कि अब आपका ये संदर्भ हो सकता है इस सेंस में कि आज की पत्रकारिता जो है वो विश्वसनीयता कहीं ना कहीं खो रही है। मगर ऐसा कुछ है नहीं। हर वो
जो सवाल उठते हैं कि भाई आज के दिन में पत्रकारिता सही नहीं है, तो मेरा एक सवाल है कि आप कितने सही हैं। मैं भारत के हर नागरिक से, इनफैक्ट जो भी इस चैनल के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे सवाल करता हूं कि क्या आप ईमानदार हैं। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। एक बच्चा जो छोटा होता है, स्कूल जाता है, वो ईमानदारी से पढ़ता है कि नहीं। जो माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वो ईमानदारी से संस्कार दे रहे हैं कि नहीं। जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, वो अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं। जो आदमी फैसिलिटीज को अवेल कर रहा है, वो सही समय पे टैक्स भर रहा है कि नहीं। ऐसे तमाम चीजें हैं। एक स्कूल का टीचर 30 दिन में 15 दिन जाते भी होंगे, नहीं भी जाते होंगे, मगर सैलरी तो पूरे महीने का लेते हैं। और ये ज्यादातर सवाल वही लोग करते हैं जो अपने अपने काम में बहुत ईमानदार भी नहीं होते। मैं पत्रकारिता को किसी भी कटघरे में लाकर खड़ा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आज भी प्रिंट मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखिए, हम लोग न सत्ता के गलियारों में हैं, न किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, न किसी में दम नहीं है ये कहना कि रजनीकांत को 5 रुपया या किसी, मेरी कलम तो कभी नहीं बिकी है। मैं अपने हिसाब से ये पैरामीटर सब पे सेट भी नहीं कर सकता हूँ। मैं ईमानदार हूँ, इसकी गारंटी है। मैं कभी कलम नहीं बेचता, इसकी गारंटी है। मैं अच्छी पत्रकारिता कर रहा हूँ और जागरण मुझे सपोर्ट कर रहा है, और जागरण ने इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया है। तो ये अच्छी पत्रकारिता की ही देन है कि आप यहाँ पर हैं। इसलिए सवाल तो उठेंगे। पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है मेरे ख्याल से। अब जो जमाना है वो मार्केटिंग का ट्रेंड्स जो है वो सब पे हावी हो चुका है, और जहाँ जहाँ पर व्यवसायीकरण है वो तो हर फील्ड में है। बिल्कुल। तो आप पहले जो कागज़ का कीमत था वो घटता था, बढ़ने लगा है। तमाम चीज़ें बहुत, देखिए बहुत कॉम्पिटिशन है इस राह में। तो ये कह देना कि कोई गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। निसंदेह सर, आप एक रोल मॉडल हैं सारे युवाओं के लिए। तो मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये सवाल बहुत दिन से मेरे मन में था कि आजकल जो सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स लिखते हैं या कुछ भी अपने मन से लिख देते हैं और ख़ुद को पत्रकार कहते हैं, उनका खुद को पत्रकार कहना किस हद तक जायज़ है? ये तो जो अनुमति दे रखा है सरकार ने वो समझे, जो उसको पढ़ते हैं वो समझे। अरे अखबार है जो एक ब्रांड है, जो एक संस्थान में आप काम करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि जो भी चैनल्स आज आप है, वेबसाइट्स है, सारे खराब नहीं है। अच्छे पत्रकार लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए पत्रकारिता बची हुई है। अब जो खुद को पत्रकार कह रहा हो व्हाट्सएप पे चला कर और उसको पढ़ कर के आप भी मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो ये तो खैर खुद से समझना होगा। सरकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको दी, उसके नाम पर ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी हद तक चले जाएं और आपके चक्कर में मेरी पत्रकारिता खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के चक्कर में जो अच्छे पत्रकार हैं, जो अच्छे संस्थान के लोग हैं, वो इफेक्टेड हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मगर हाँ व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इस शहर में भी बहुत सारे हैं। सर तो क्या आप ये सोचते हैं कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि किसी दुकानदार ने या किसी व्यवसायी ने आप उनके पास कुछ खबर के लिए गए हों, कुछ अच्छी खबर हो उनके पास, तो खबर लिखने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे साइड से कोई लिफाफा थमाया हो आपको कि सर रख लीजिए, वो तो आते हैं लेके जाते हैं? अब कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुआ था, एक खबर लिखनी थी, तो भाई साहब ने कहा कुछ चाय पानी, तो मैंने कहा कि चाय पानी तो रजनीकांत का बहुत महंगा होता है। तो आप सोचिए इसमें गलती उनकी नहीं है। ये जो ट्रेंड्स चलाया है लोगों ने, इसमें पत्रकारों की भी कोई गलती नहीं है। ये ट्रेंड्स खुद की पॉपुलैरिटीज के लिए, खुद के अपने प्रमोशंस के लिए लोगों ने वो ट्रेंड शुरू किया है, और पत्रकार को अब गलती देना मेरे समझ से सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से ट्रेंड्स अच्छा नहीं है, और अगर आप अच्छे पत्रकार हैं और ईमानदारी पे हैं तो आपका रास्ता वो ऊपर वाला है जो बेहतर कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज के ज़माने में आप ये जो शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, शिक्षा को व्यवसायी बना दिया है, फीस बहुत ज़्यादा हो गई है स्कूल की। कोविड के सिचुएशंस में भी स्कूलों ने बहुत प्रेशर दिया पेरेंट्स पर, तो इस चीज़ पे आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है। एक्चुअली जो स्कूल्स का उसका भी प्रॉब्लम समझना चाहिए, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनके स्टाफ परिवार सब लोग उस पर निर्भर है। मेरे ख्याल से भारत में एक फैक्ट्री
और वहाँ पर बकरियाँ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, डिग्रीज प्रोड्यूस होते हैं। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं IAS, मैं IPS। मेरे ख्याल से इस शिक्षा का जो पद्धति है उसको थोड़ा सा उसमें बदलाव आना चाहिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि लोग मैं इंजीनियर गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं, मैंने IIT से, मैंने IIM से ये किया, मैंने वो किया। आपने जो भी किया है ना वो देश के विकास में और उसके एक कंट्रीब्यूशन के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी जो ट्रेंड्स है, सब लोग मैं 98%, मैं 93%, अरे क्या कर रहे हो आप डिग्री खरीद रहे हो, रट्टा मार रहे हो, पढ़ रहे हो या नॉलेज गेन कर रहे हो? हमारे ख्याल से हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बो पैक बहुत ज़रूरी है, और हर वो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो स्किल्ड हो। यहाँ स्किल्ड नहीं है लोग। मुझे चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं चाय बनाऊंगा तो लोग कहेगा कि फन्ना जी का बेटा चाय बेच रहा है, मगर मुझे वो बनाना अच्छा लगता है, मुझे पत्रकारिता अच्छी लगती है, मैं पत्रकार बन गया। हर चीज में स्किल हो, ये नहीं कि ये काम स्पेसिफिक लोग ही करेंगे। जिस काम में आपकी दक्षता है, जिसमें मन लगता है, जिसमें मजा आता है, वो काम करना चाहिए। ये क्या है भाई, दिन भर गला फाड़ फाड़ करके आप इंजीनियर और डॉक्टर और IAS और IPS क्या है? आप समाज में करना क्या चाहते हैं? आप कंट्रीब्यूशंस के लिए आए ना। देश का विकास कैसे होगा? एक IAS का जो काम है वो करे, जो इंजीनियर का काम है वो करे। मगर जब आप इंजीनियर बनते हैं तो स्किल्ड बने ना। जब आप डॉक्टर बनते स्किल्ड बने। ये भेड़ की चाल, वो फल्ला ने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैं भी चल दिया। खुद की दक्षता को पहचानिए, खुद को पहचानिए। आपके अंदर जो चीज है, मेरे अंदर काबिलियत नहीं, मैं UPSC नहीं क्रैक कर सकता, मैंने नहीं किया। जिसको अच्छा नहीं लगता मुखर्जी नगर में जाकर बैठा रहूं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि स्कूल में कोई खराबी नहीं है। अब जो स्कूल अंग्रेजी माध्यम है वो खुद हिंदी माध्यम में बोल रहे हैं, संवाद भी वही है। हम स्कूल को कोई दोष नहीं देते हैं, वो जो चला रहा है ट्रेडिशन उसको बदलना चाहिए। मेरे ख्याल से अब स्मार्ट वर्क बहुत सारे स्कूल्स कर रहे हैं। मैं बिहार में बता सकता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस मेरा ये विनम्र निवेदन होगा कि फैक्ट्री ना बनाएं, बकरियां प्रोड्यूस ना करें। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर करते हुए लोग ना निकले। लोग स्किल्ड होकर निकले और जिसमें जो मजा आता है वही काम करें। स्किल्ड हो तो देश का बहुत विकास होगा। सर, स्किल और मज़े से एक सवाल मेरे मन में ऐसा उत्पन्न हुआ है कि बाहर के देशों में जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स और वगैरह वगैरह आउटलेट पे काम करने में जब युवा काम करते हैं तो उनके नेबर्स, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अपने पैरों पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन हमारे देश में कहें या हमारे शहर में कहें तो अगर कोई बच्चा या कोई युवा काम कर रहा है वैसे आउटलेट्स पे तो उसे हीन भावना से देखा जाता है। उसके दोस्त भी उससे बात करना नहीं चाहते। ये क्यों? और ये चलन जो चल रहा है, ये इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? सर, सवाल अच्छा है। देखिए, बाहर और अपने देश की बात करें, अपने शहर की बात करें, तो ये जो हम लोग संपन्नता का जो भाव देते हैं ना अपने बच्चों में, अपने यूथ्स में, कि टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। और इसी संपन्नता का एक उदाहरण आप अभी देश में जो है आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों की, और उनकी जो परवरिश है या उनका जो एक आप स्टाइल देख सकते हैं। ये संपन्नता का भाव जिस दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन माँ बाप ये कहना शुरू करेंगे कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, और जिस दिन भारत में ये जो असमानता की बात होती है, वो इनफैक्ट मुझे 2-3 चीज़ों से चिढ़ है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कोई अगर ये कहे कि रजनीकांत जी चाय का आउटलेट खोल दीजिए, मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर कोई कहे कि आप ये काम कर रहे हो, मुझे कोई शर्म नहीं है। अरे इतना अच्छा है कि आप अर्निंग और लर्निंग एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है बाहर में। और इनफैक्ट मेरे दोस्त हैं कनाडा में थे पहले, खुर्रम इकबाल, तो उन्होंने भी बताया कि यार कितना कल्चर डिफरेंट है, कितना माहौल डिफरेंट है, हर कोई अप्रिशिएट करता है वहाँ पर। मगर भारत में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, और जब देखने को मिलती है तो हीन भावना, लोगों को लगता है ये कौन सा छोटा काम कर रहा है। तो मैंने कहा है कि जिस दिन आप, बड़ा आदमी वही होता है ना जो दूसरे को छोटा ना समझे। बिल्कुल। जो दूसरे को छोटा समझता है उससे ज़्यादा छोटा इंसान मेरी नज़र में कोई नहीं है। इसलिए जो भी काम करे परफेक्शन के साथ करे, जिससे समाज का कंट्रीब्यूशन, समाज का अच्छा हो। मेरे समझ से तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। अगर मुझे कोई कहते कि समोसा और चाय का दुकान खोलना है तो मैं एक डिफरेंट चाय की वैराइटीज बिहार में लाकर दे सकता हूँ। बिल्कुल सर।
और मुझे उम्मीद भी है कि अगर ऐसा कुछ होता है, आप किसी बिज़नेस में हाथ डालते हैं, तो बिल्कुल औरों से बेहतर होगा और औरों से डिफरेंट भी होगा। सर, आजकल के युवाओं को मैंने देखा है कि आजकल के युवा जो हैं वो नशे के आदी होते जा रहे हैं। तरह तरह के नशे जो पहले शायद उस शहर में उपलब्ध नहीं थे, अब कुछ तस्करों ने उसे लाया और बच्चे अब उसके आदी होते जा रहे हैं। मैं जैसे मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल देखा था आपका मैंने, कि शाम में लोग जाते हैं चाय के तलब के, लेकिन वो तलब चाय की नहीं है, वो नशे की तलब है। तो सर, ये आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस नशे वाले टॉपिक पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर भारत में आप देखते होंगे मुंबई और दिल्ली में नारकोटिक्स वाले कितने एक्टिव हैं। बिल्कुल। अगर नारकोटिक्स विभाग नालंदा और पटना में होता तो आज सुर्खियाँ जो मुंबई और दिल्ली बटोर रही है ड्रग्स और तमाम चीज़ों के मामले में, आज बिहार शिका नहीं होता। ब्राउन शुगर के 18 पुड़िया मिला, और मैं शॉक नहीं हूँ इसलिए क्योंकि ये कंप्लेंट्स बहुत दिनों से आ रही थी। और चाय की दुकान, पेड़ा का दुकान, मैं समझ नहीं पा रहा था कि चाय माँ से अच्छा, घर से अच्छा कौन बना सकता है। और इतनी तलब थी, उसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो मेरा दिमाग कहीं ना कहीं घूम रहा था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ झाला है। और देखिए, पुलिस ने रेड मारा, वो तमाम चीज़ें मिल गई। अब देखिए, आप ड्रग्स, ब्राउन शुगर, सिगरेट, शराब, किसी के भी जब आदी हो जाते हैं, सोशली तो आप डैमेज होते ही हैं, फिजिकली, मेंटली, और जो आपकी तमाम चीज़ें हैं वो भी डैमेज हो जाता है। माँ बाप का भी नाम गया, अखबार में नाम छपा, आपका शरीर भी गया, आप बीमार भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में कहता है युवाओं का देश है, और युवा जो है नशे में है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि माँ बाप के पास समय नहीं है बच्चों को समझने के लिए। बच्चा अपनी समझ कहीं और निकाल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस कहीं और निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए माँ बाप का। और मेरे ख्याल से अगर मैं पेरेंट्स हूँ तो मैं तो यही फील करूँगा कि मेरे बच्चे वो मेरे साथ फ्रेंडली हो, उनके प्रॉब्लम्स को हम समझें, उनको स्पेस दें, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो एक्टिविटीज़ देखें। अभी आप देख रहे होंगे कि रील्स, सोशल मीडिया पर रील्स, मुझे लगता है कि अश्लीलता टोटली, मैं तो बहुत शॉक हूँ और मुझे शर्म आती है। क्या ये रील्स है? क्या हो रहा है? आप न्यूज़ चैनल का वो वेबसाइट खोल लो, उसमें कुछ और भी दिखने लगता है। हम कर क्या रहे हैं, हम देना क्या चाह रहे हैं समाज को? एक तो नशा वो जो युवा कर रहे हैं, एक नशा जो लोग करवा रहे हैं, और इससे जो नुकसान है वो समाज को है, पीढ़ी को है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये रील्स का जो सिस्टम है, इसमें वल्गैरिटी इतनी है, इतनी बढ़ता है कि इसको तो बंद होना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे ऐसे चीज़ों को तो बंद करवा दे। और जो वेबसाइट्स पे आप देखेंगे, खबर के लिए वेबसाइट खुल रहा है या किसी और चीज़ के लिए, पता ही नहीं चल रहा है। जी जी। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ों पे प्रतिबंध तो लगना चाहिए। हमारा नालंदा सर एक समय पढ़ता नालंदा था, आज उड़ता नालंदा है। उड़ता तो है, नालंदा तो खैर ज्ञान की भूमि रही है, सब लोग उड़ रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जितना भी उड़ान भर ले, ज़मीन पे ही आना है। और ज़मीन पे आने के बाद आप ठीक ठाक से खड़े रह सके, कम से कम उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और सर, कुछ युवाओं के लिए कुछ संदेश ऐसा जो आप देना चाहें? एक संदेश तो है, एक छोटी सी कहानी है, और कहानी बस इतनी है कि आप मार्केट में है, रेस में है, प्रेशर कुकर ना बने। जिसमें मज़ा आता हो, जो काम में मन लगता हो, जिससे आप प्रेम करते हैं जिस काम से, उस पर अपना कंसंट्रेशन करें और अपने कर्म को, क्योंकि इंसान अपने कर्म से अपनी नियति को प्राप्त होता है। एक गरीब कामगार आदमी, एक मजदूर आदमी मेहनत करके हर दिन 200 रुपया कमाता था, और एक दबंग आदमी हर दिन उससे 200 रुपया छीन लेता था। ये सिलसिला 3-4 महीनों तक चला। एक दिन वो दबंग आदमी जैसे ही छीनकर भागने लगा, उसकी उंगली एक कील से टकरा गई या चुभ गई, कट गया। और वो जब डॉक्टर के पास गया, बैंडेज हो गया। बैंडेज होने के बाद जब 3 दिनों के बाद गया तो डॉक्टर ने कहा, अरे जब तो तेरा ताजा है, क्या कर सकते? बोला वो इतना काटना होगा, उंगली काटना होगा। उसने बोला काट दो, कोई चारा ही नहीं है। फिर उसने बैंडेज किया, फिर 3 दिन के बाद क्या, बोला यार जब तो सूख ही नहीं रहा है, ऐसा है यहाँ तक काटना होगा, हथेली तक।
उसने कहा काट दो, तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर 1 हफ्ते के बाद गया, बोला यार ये तो जख्म इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, पूरा बाजू काटना होगा। उसके साथ एक दोस्त था, उसने कहा कि यार तुम याद करो किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो उसने बोला हाँ, मैंने एक गरीब का जो हर दिन मेहनत करके पैसा कमा कर लाता था, मैं उस दिन हर दिन उससे पैसा छीन लेता था। तो बोला जा उससे माफ़ी मांग ले। तो ढूंढता रहा, 2 दिनों तक नहीं मिला। तीसरे दिन मिला, वो पैर पर गिर गया, बोला भाई साहब मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो उस गरीब ने कहा चलो मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अब मेरे ख्याल से वो गरीब ना बोलकर उसको बोलूँ अमीर आदमी तो ज़्यादा बेहतर होगा जी, क्योंकि वो बादशाह की भूमिका में था और ये दबंग जो है वो माफ़ी मांगने गया था तो वो बादशाह हो चुका था। तो उसने बोला कि यार सब कुछ ठीक है, ये बताओ कि तुमने किया क्या जो मेरा जख्मी ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने बोला जब भी आप मेरे से छीन कर जाते थे तो मैं ऊपर ऐसे ईश्वर की ओर देखता था और कहता था कि इसने अपनी ताकत दिखाई है, तू अपनी ताकत दिखा। अरे वाह वाह वाह। ये जो बात है हमेशा याद रखिएगा कि किसी के साथ गलत ना करें और अपने कर्म को अच्छा रखें। ये कर्म ही है जो आपको हर जगह पर संबल करेगा, आपको बहुत कुछ देगा। और जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए खास करके कि अपने माँ बाप को ज़रूर आप रिगार्ड करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, और आज मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि माँ बाप का इम्पोर्टेंस क्या होता है लाइफ में। आज पर जो भी मैं हूँ वो अपने पेरेंट्स की बदौलत हूँ, और माँ बाप ने जो मेरे लिए किया है, मैं चाहूँगा कि हर घर में ऐसा ही माहौल रहे, मेरे फादर मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहे, और मैं हर दिन उनको याद करता हूँ। बस यही कहूँगा कि जो मेरा आखिरी वक्त हो वो शहर का कोई एक व्यक्ति ना कहे कि इस बंदे ने कुछ गलत किया है, नहीं तो मेरा जितना भी काम है, जो मेरा नाम है, ये नाम जो इज्जत और शोहरत उसने दी है वो भी उसी की देन है कि आज मुझे सब लोग जानते हैं, और सब लोग जानते हैं तो इसका मुझे गुमान नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोग इसलिए जानते हैं कि मेरे कर्म अच्छे होंगे, इसलिए जानते हैं लोग, इसलिए जानते हैं कि मैं लाली जी का बेटा हूँ। और मुझे गर्व होता है कि आज भी मैं फादर से ही जाना जाता हूँ और मेहनत करता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी हो, मगर इतनी भी ना हो कि लोग कहते होंगे कि एक फादर से ऊपर चले गए तो आपका नाम हो गया। नहीं, मैं हमेशा उनके शैडो में रहना चाहूँगा ताकि मुझे फील होता रहे कि आप हैं तो दुनिया है। एक आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा मेरा कि आजकल आप भी देख रहे हैं, और आज से नहीं बहुत समय से ये हो रहा है कि लड़कियां उड़ान भर रही हैं, ऊंचे ऊंचे मकाम पे जा रही हैं। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ देखा था कि राफेल की पहली महिला फाइटर भी आ चुकी हैं। तो इन लड़कियों की उड़ान को देख के आपको ऐसा क्या फील होता है सर? क्या लगता है आपके मन में कि और क्या बेहतर हो सकता है लड़कियों के लिए, और अभी के हिसाब से जितनी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं आपके मन में उनके लिए क्या भावना है? बहुत अच्छा सवाल है सुमन। मेरे ख्याल से जब बेटियों की उड़ान को मैं देखता हूँ और जब लड़कियों को मैं आगे बढ़ता देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लॉकर में रखा हुआ हीरा जो है वो अब अपने सतह पे आ चुका है। और बेटियों की उड़ान से अगर किसी को तकलीफ़ हो तो मुझे लगता है वो काफ़ी असामाजिक व्यक्ति होगा। बेटियां हैं, मैं उनके उड़ान के लिए भी बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा कर रही हैं आप लोग, और मुझे गर्व होता है जो सम्मान आप अपने घर में अपनी माँ बहनों को देते हैं वही फील आप दूसरों के लिए भी रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी जिस उड़ान के लिए है उनका हमेशा एक रहता होगा कि ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी वो हमको सपोर्ट करे। सपोर्ट इन द सेंस इसलिए नहीं कि वो अबला है, वो आज के दिन में सबला है, बहुत अच्छा कर भी रही है, और मैं एहसास भी नहीं कराना चाहता हूँ सपोर्ट करके कि आप भाई मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। नहीं, एक समान भाव हो, इक्वालिटी हो, मगर उस इक्वालिटी का गलत मिसयूज़ भी ना हो। मेरा ये भी एक रहेगा। आज के दिनों में कहीं ना कहीं आदमी को एडजस्टमेंट मोड में होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़किया हो। चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, महिला थाना जाता हूँ, महिला थाना में बहुत सारे हज़ारों केसेस हैं, बहुत सारे हैं, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लगता है कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ मनगढ़ंत भी हैं। इस परिस्थितियों से बचना चाहिए। मेरा जो एक लक्ष्मण रेखा है, मैं बार बार कहता हूँ, लड़कियों की लक्ष्मण रेखा उनको निर्धारित करना है। मेरी जो लक्ष्मण रेखा है, जो मेरी नज़र है, वो एक पर्दा होना चाहिए।
वो हया जो शर्म लड़कियों के लिए वो लड़कों के लिए भी है। तो आपका जो निगाह है, आपका जो देखने का अंदाज है, उसमें भी एक शर्म और हया का पर्दा हो, जैसे उनके पास है वो भी पर्दे में है और आपके पास भी एक पर्दा होना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से वो स्वतंत्र है, खूब उड़ान भरे, कोई पाबंदियां ना रहे, उनको कभी भी इस चीज़ का बोध ना हो। मगर हाँ, मैं फिर कहूँगा कि लक्ष्मण रेखा निर्धारित हो, क्योंकि आप हीरा हैं, कोहिनूर है, और कोहिनूर का इम्पोर्टेंस आपको खुद समझना होगा कि आप कितनी मूल्यवान हैं, कितने बहुमूल्य आप हैं अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने समाज के लिए। तो लक्ष्मण रेखा निर्धारित हो। बाकी मैं इस टॉक शो की जो शुरुआत आज हुई है, मैं सबसे ज़्यादा सुधाकर और उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, खास करके शुभम जी। आप आज पहली बार इसकी शुरुआत हुई और आप होस्ट हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सुधाकर और पूरी टीम जो वीडियो शूट कर रहे हैं, जो सब लोग हैं, और पूरी टीम के साथ ये जो शो है वो कंटिन्यू रहेगा। और मैं समझता हूँ ये टॉक ऑफ द टाउन जो है एक दिन बहुत बड़ी उड़ान भरेगी। सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने इतना अच्छा एक वार्तालाप किया हमारे साथ। और टॉक ऑफ द टाउन की ये जो पहली शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि एक दिन ये आने वाले समय में एक ऊंची उड़ान भरेगा और एक ऐसे मकाम पे होगा कि हर शहर के जो जाने माने हस्ती हैं वह हमारे शो पे होंगे, देश के जो जाने माने हस्ती होंगे वह हमारे शो पे होंगे। और मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं सर, आपके स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया हमारे शो से जुड़ने के लिए। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो ये इंटरव्यू तो शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। और अब मैं जिस हस्ती से आपको मिलाने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं है। इस पूरे शो का प्रेरणा स्रोत मैं कहूँगा और सूत्रधार सुधाकर, जिसने पूरे शो को पूरी तरीके से आप समझो कि इसको शहर में प्रमोट करने के लिए और उसको एक जगह पर लाने के लिए जो शुरुआत की, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मैं आमंत्रित करता हूँ सुधाकर को कि आप मेरे बीच में आएँ और लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये सुधाकर है कौन। डिज़ाइनिंग और तमाम चीज़ों के जो बातें कर सकते हैं आप क्रिएटिविटी के लिए, सुधाकर से अच्छा क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं स्वागत करता हूँ सुधाकर। और ये सुधाकर है, काफ़ी क्रिएटिव हैं और शहर में काफ़ी कुछ देना चाह रहे हैं। टॉक ऑफ द टाउन जो थीम है इनका दिया हुआ है और हम लोगों ने शुरुआत किया है। और मेरे ख्याल से हर वो बड़ी हस्ती या जो हस्ती में जो आपको लगता है शहर में एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, उनको इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। हर रविवार को ये शो आप लोगों के बीच में होगा। और चूँकि कल इसकी शुरुआत हो रही है, अष्टमी का दिन है, और इसके लिए मैं सुधाकर को फिर से बधाई देता हूँ। सुधाकर, 2 शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये जो शो आ रही है आपके शहर में जितने भी बड़े अच्छे लोग हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि इसे प्यार बनाए रखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।